नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सैनी। आरएम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपन जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, उसमें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था, जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर पढ़ा था अपन ने जो न्यूट्रिशन है ना, पोषण है, उसको पढ़ लिया था। उसके बाद जो सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आज, उसमें क्या पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन या श्वसन। अब श्वसन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, श्वसन किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन और ह्यूमन के अंदर रेस्पायरेशन, मतलब पौधों के अंदर श्वसन और मानव के अंदर श्वसन। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, श्वसन किसे कहते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे श्वसन के टाइप। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन। और एनएरोबिक रेस्पायरेशन किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन किसे कहते हैं। देखो रेस्पायरेशन या श्वसन क्या होता है, पोषण प्रक्रम से सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति हो जाती है। जो मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, न्यूट्रिशन पढ़ाया था ना, उसके अंदर जो उसके अंदर ग्लूकोज की आपूर्ति किससे हो जाती है, पोषण है, न्यूट्रिशन है, उससे क्या किसकी आपूर्ति हो जाती है, ग्लूकोज की आपूर्ति हो जाती है, मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद क्या, विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। जो अब जैसे कोई कार्य करना है, अपन कोई कार्य करेंगे तो ऊर्जा की तो आवश्यकता, कोई भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता जरूर रहेगी अपन को। तो ऊर्जा तो क्या है कि अपन को, मतलब ऊर्जा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि उसको ऊर्जा की तो आवश्यकता, कार्य करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद क्या, ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ईंधन का कार्य करती है। ग्लूकोज है कोशिकाओं के लिए किसका कार्य करती है, ईंधन का। ग्लूकोज किसका कार्य करती है, ईंधन का। जैसे गाड़ी मोटर है, इसके अंदर पेट्रोल किसका कार्य करता है, ईंधन का। उससे क्या मिलती है, ऊर्जा। और ऐसे क्या है, जो ग्लूकोज है, जो जीव जंतु के लिए किसका कार्य करती है, ईंधन का कार्य करती है। जैसे गाड़ी मोटर में ऊर्जा किससे मिलती है, पेट्रोल से मिलती है, डीजल से मिलती है। ऐसे क्या है, ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए क्या करती है, ईंधन का कार्य करती है, जिससे क्या निकलती है, जिससे ऊर्जा मिल जाती है अपन को। उसके बाद जो पार्ट फर्स्ट है वो नहीं देखा हो तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट सेकंड देखे, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, रेस्पायरेशन क्या है, न्यूट्रिशन। आपने पहले अगर न्यूट्रिशन वाला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने के लिए कोशिका उसे सरल अणुओं में खंडित कर देती है, उसे सरल अणुओं में कन्वर्ट कर देती है। उसे क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं या श्वसन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, श्वसन के टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। अब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एनएरोबिक और एरोबिक। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एरोबिक किसे बोलेंगे, वायु श्वसन को। और एनएरोबिक किसे बोलेंगे, अवायु श्वसन को। जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो एरोबिक होएगा, और जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी वो एनएरोबिक होएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या, इसमें क्या है, इसमें पहला है एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन, एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होगा, जब रेस्पायरेशन की क्रिया ऑक्सीजन के उपयोग की साथ, मतलब ऑक्सीजन को उपयोग किया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन। जिसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग हो उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है C6। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। जिसके अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6, और कार्बन कितने होते हैं, कार्बन के अणु कितने होते हैं, 6। ये पूछ रहा था ग्लूकोज में कार्बन के अणु कितने होते हैं, 6, ये याद रखना। ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और क्या मिलती है हमें साथ में, ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसे क्रिया किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और साथ में ऊर्जा मिल गई। अपन को चाहिए क्या थी, ऊर्जा ही तो चाहिए थी। उसके बाद अगला क्या है, वायु श्वसन में ग्लूकोज का भी खंडन किस प्रकार होता है, ग्लूकोज है जो कोशिका द्रव्य में भी खंडन होता है, और किस रूप में होता है, पायरुवेट के रूप में होता है। और ये पता होना चाहिए आपको, जो पायरुवेट है उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ये 3 कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है पायरुवेट। और ग्लूकोज जो कितने कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है, 6 कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसके बाद क्या है, जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में विखंडन होकर किसमें बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और किसमें, ऊर्जा तो अपन को प्राप्त करनी थी, ऊर्जा प्राप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या, अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पायरेशन। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे क्या बोलते हैं,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी कंडन किस में होता है, यीस्ट में होता है, पर यहाँ पर देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कौन सा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें क्या है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद क्या, ग्लूकोज हमारी पेशियों में क्या किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में, और साथ में क्या निकालता है, ऊर्जा। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, इसलिए क्या है, संपूर्ण श्वसन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का क्या होता है, उपयोग नहीं होता, इसलिए सबसे श्वसन का कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, उसके बाद है वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ये क्या बोल रहा है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसी कंपैरिजन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में एरोबिक में क्या होता है, ज्यादा होता है ऊर्जा का मोचन। ठीक है। उसके बाद कठोर परिश्रम के दौरान कभी कभी पेशीय कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, जिससे क्या है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है। उसके बाद इसी स्थिति में पेशी कोशिकाओं अवायवीय श्वसन करते हैं, जिससे क्या किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन, ग्लूकोज किस में परिवर्तन होता है, लैक्टिक अम्ल में। और कब परिवर्तन होता है, इधर देखो, इसी स्थिति में जब अपन कठोर परिश्रम करते हैं उसी स्थिति में, तो क्या है कि इसी स्थिति में पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन करती है, जिससे क्या हो जाता है, ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्या कहलाता है, क्रैम्प, क्या कहलाता है, क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो ग्लूकोज में लैक्टिक अम्ल का जो ग्लूकोज पेशी कोशिकाओं में क्या है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना है, क्या कहलाता है, क्रैम्प का कारण हो सकता है, क्रैम्प। ये क्या है, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। उसके बाद क्या है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणुओं में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। जो कोशिकीय श्वसन द्वारा जो मोचित ऊर्जा है, जो बनी हुई ऊर्जा है, वो किस में संचित हो जाती है, एटीपी के रूप में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो सबसे पहले एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद क्या, एडीपी प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट, जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म तो क्या हुई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, दोनों की फुल फॉर्म कभी एग्जाम पूछ ली जाती है 1 नंबर के अंदर। उसके बाद क्या है, एटीपी का पूरा नाम ये आ ही गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैंने बता ही दिया है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसका ट्राइफॉस्फेट। जहां टी आ जाए वहां ट्राई का मतलब 3 और डाई का मतलब 2, तो यहाँ पर क्या है, डाइफॉस्फेट। अपनी जरूरत के अनुसार कोशिका एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है या संचित कर लेती है। उसके बाद क्या है, पौधों में श्वसन या प्लांट में रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, पौधों गैस का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा करते हैं या रंध्र द्वारा करते हैं, मैंने पहले बताया भी था पार्ट 1 के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या है, O2 और CO2 गैस का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। अब विसरण क्या होता है, मैंने पहले बता दिया है आपको 2nd चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद क्या है, रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, रात है उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, तब क्या है, पौधे श्वसन की क्रिया के कारण CO2 गैस छोड़ते हैं। रात में क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया तो होती नहीं है, दिन में क्या है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, इसलिए क्या है कि पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात में क्या है, फोटोसिंथेसिस क्रिया तो होती नहीं है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो काम में आती नहीं है, इसलिए क्या है कि पेड़ पौधे रात में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, इसलिए क्या है कि क्योंकि अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे दिन में क्या लेते हैं, पेड़ पौधे वैसे क्या है कि रात के दिन में तो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, और रात को क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रात को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, जिससे क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे क्या है कि वो अपना भोजन बनाता है। रात को क्या है कि सूर्य प्रकाश होता नहीं और फोटोसिंथेसिस करता नहीं हो, इसलिए क्या है कि रात को भी क्या निकालता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालता है। ठीक है। उसके बाद परंतु दिन के समय श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर ली जाती है, इसलिए क्या है कि दिन के अंदर तो क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, कौन, प्लांट। उसके बाद क्या है, इस प्रकार के पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या है, जलीय जीवों में श्वसन। अब क्या है कि जलीय जीवों में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में, अब इधर देखो, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इधर देखो यहाँ पर विलय क्यों आया, क्योंकि
यहाँ पर जल क्या है, ज्यादा, और विलय किसको बताया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है, कम, और विलय क्या है, ज्यादा। जो ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, जो ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक, और जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं, विलय। उसके बाद दोनों मिल जाए तो क्या बनता है, विलयन। जो विलय की वजह डेफिनेशन क्या होती है, जो गुलता है उसे क्या बोलते हैं, विलय, और जिसमें गुलता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक, और दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा, विलयन। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो कम है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन तो क्या है, विलय का उपयोग, विलय ऑक्सीजन का नाम। यहाँ पर विलय ऑक्सीजन क्यों लिखा है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन तो कम है और पानी क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, विलय ऑक्सीजन। उसके बाद मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स या गिल है। तो मछली का श्वसन अंग वो क्या है, गिल है, ठीक है। मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा या फुफ्फुस, जिसको क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा या लंग्स, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रांसपिरेशन या वहन। जो पार्ट थर्ड आएगा उसके अंदर अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन या वहन। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा अपन ने, उसमें सबसे पहले मनुष्य में श्वसन समझ में आई हो गया, और मनुष्य का श्वसन अंग, जो मुख्य श्वसन अंग वो क्या होता है, लंग्स होता है। उसके बाद मछली क्या होता है, गिल या गिल्स। उसके बाद यहाँ पर जलीय जीवों में क्या है, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब जल में विलय ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो जीवों को चाहिए कि ऑक्सीजन तो लेंगे तभी तो जीवित रह पाएंगे, इसलिए क्या है, जल में रहती है ऑक्सीजन। तो उसको क्या है कि ऑक्सीजन, जैसे मछली है वो जल के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तभी तो जीवित रहेगी, थोड़ी है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या है, डेड हो जाएगी। उसके बाद क्या है, उसमें अपन ये पढ़ ही लिया था, पौधों में श्वसन पढ़ ही लिया, एडीपी और एटीपी पढ़ लिया, और ऊर्जा किसमें संचित, मोचित ऊर्जा, मोचन ऊर्जा किसमें संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद लैक्टिक अम्ल, जो पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्या कहलाता है, क्रैम्प का कारण हो सकता है। उसके बाद उससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, जो ग्लूकोज ईस्ट में एथेनॉल के रूप में बदलता है, यहाँ पर ये कौन सा है, एनारोबिक है, पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा दोनों जगह ही। ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, इसे पूछ लेगा, ये कहाँ होता है, ईस्ट में, और ये कहाँ होता है, हमारी पेशी में या मसल्स में होता है। कौन, ये ग्लूकोज हमारी पेशी में क्या बनता है, किसका निर्माण करता है, किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। उसके बाद ये एनारोबिक पढ़ लिया था। उसके बाद आएगा एरोबिक, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, इसमें क्या पढ़ा, ग्लूकोज है कोशिका साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, पाइरूवेट में बदल जाता है, और मैंने ये बताया था ये इसके कार्बन के 6 अणु होते हैं और इसके 3 कार्बन के अणु होते हैं। उसके बाद जो पाइरूवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर O2 की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद क्या है, जो श्वसन है, श्वसन की परिभाषा पढ़ ली थी, तो ये मतलब कि जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में क्या पढ़ा अपन ने, श्वसन के 2 प्रकार पढ़ लिए, एरोबिक और एनारोबिक। उसके बाद पादों में श्वसन पढ़ लिया, जलीय जीवों में श्वसन पढ़ लिया, और ह्यूमन के अंदर श्वसन पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 2 आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि जो वीडियो है उसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना ही है आपको। और आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बताए, इसका आंसर आपको मैं दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।